नमस्कार, हमारे एगनू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ साइंसेज SOS सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन लैबोरेटरी टेक्निक्स CPLT हिंदी CLT 102 जीव विज्ञान में प्रयोगशाला तकनीकें। खंड 1 जीव विज्ञान प्रयोगशाला से परिचय। इकाई 2 जीव विज्ञान प्रयोगशालाओं में काम आने वाले उपस्कर। 2.1 प्रस्तावना। नए उपसाधनों और तकनीकों के विकास के लिए जीव विज्ञान अपने दो संवर्गीय विज्ञानों भौतिकी तथा रसायनिकी का बहुत ऋणी है। इस इकाई में आप उन सब उपस्करों के विषय में पढ़ेंगे जो जीव विज्ञान प्रयोगशाला में काम आते हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि अधिक उन्नत उपस्करों के साथ काम करने के लिए पहले सरल उपस्करों के प्रयोग में प्रवीण होना आवश्यक है। एक जीव विज्ञान प्रयोगशाला सहायक के रूप में आपको नानाविध उपस्करों, उनके उपयोगों तथा उनकी कार्यविधि के विषय में जानकारी होना आवश्यक है। कुछ उपस्कर जो केवल रसायनिकी तथा भौतिकी में ही इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका यहाँ संदर्भ मात्र ही दिया गया है और उनके विषय में आप संबद्ध पाठ्यक्रमों में विस्तार से पढ़ सकेंगे। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप जीव विज्ञान प्रयोगशाला में इस्तेमाल होने वाले कांच के सामान तथा उपस्करों की सूची बना सकेंगे एवं उनका वर्णन कर सकेंगे। जीव विज्ञान प्रयोगशाला में इस्तेमाल होने वाले तमाम ऊष्मापन तथा तोलन उपस्करों की सूची बना सकेंगे। जीव विज्ञानीय तकनीकों में निर्जमीकरण का महत्व समझ सकेंगे। विविध प्रकार के निर्जमीकरण उपस्करों का, उनके काम करने का एवं उनके उपयोग का वर्णन कर सकेंगे। सूक्ष्मजैविकीय सुरक्षा कैबिनेट, उसके काम करने एवं उपयोग का वर्णन कर सकेंगे। सेंट्रीफ्यूज का वर्णन एवं उपयोग बता सकेंगे। कैलोरीमीटर का उपयोग बता सकेंगे। आसवन के लिए उपकरण को पहचान सकेंगे। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मदर्शियों की सूची बना सकेंगे और इंक्यूबेटर की कार्यविधि एवं उपयोग बता सकेंगे। 2.2 कांच का सामान। जब आप प्रयोगशाला में काम करते हैं तब आपको विविध उपकरणों के नाम, उनके काम करने की विधि, उनके उपयोग एवं रखरखाव आने चाहिए। इस इकाई में हम उपकरणों को 2 श्रेणियों में बांटेंगे। 1 कांच का सामान ग्लासवेयर। 2 उपस्कर इक्विपमेंट अथवा उपकरण अपैरेटस। जीव विज्ञान प्रयोगशाला के लिए कांच पात्र। कांच के बने वैज्ञानिक उपस्कर को सामान्यतः ग्लासवेयर कहा जाता है। हम कांच पात्रों जिनका जीव विज्ञान प्रयोगशाला में ज्यादा उपयोग किया जाता है के विषय में कुछ जानकारी देंगे ताकि आप उनसे भली भांति परिचित हो जाएं। 1 बेल जार बेल जार्स। बेल जार शीशे का बना जार होता है जिसका आकार घंटी की तरह होता है। इसका निर्माण विभिन्न प्रकार के कांच से होता है। जीव विज्ञान प्रयोगशाला में बेल जार का उपयोग डिस्प्ले केसेस या पारदर्शी धूल से बचने वाले आवरण की तरह होता है। बेल जारों के लिए राउंड ग्लास टॉपर चाहिए जिसमें खूब ग्रीस लगाई गई हो जिससे हवा अवरुद्ध हो सके। 2 परख नली टेस्ट ट्यूब। कांच की ऐसी नलियों को जिनमें परीक्षण सामग्री अथवा संवर्धन रखे जाते हैं, उन्हें परख नली टेस्ट ट्यूब कहते हैं। प्रायः 16 मिलीमीटर व्यास की परख नली अच्छी रहती है क्योंकि उनके मुंह पर हमारा अंगूठा आराम से ठीक बैठ जाता है। कभी भी किसी तरल को परख नली में मत खौलाइए, उसकी बजाय बॉयलिंग ट्यूब का उपयोग कीजिए जो ताप विरोधी कार्निगन या बोरोसिल ग्लास के बने होते हैं। परख नली और संवर्धन ट्यूबों के कुछ सामान्य साइज और उनकी धारिताएं नीचे दी जा रही हैं। टेस्ट ट्यूब साइज 15.5 सेंटीमीटर बाई 2.5 सेंटीमीटर। 12.5 सेंटीमीटर बाई 2.5 सेंटीमीटर। संवर्धन ट्यूब किनारे युक्त अथवा बिना किनारे वाली साइज 15 मिलीमीटर बाई 125 मिलीमीटर। 15 मिलीमीटर बाई 150 मिलीमीटर। 18 मिलीमीटर बाई 150 मिलीमीटर। 25 मिलीमीटर बाई 100 मिलीमीटर। 25 मिलीमीटर बाई 150 मिलीमीटर। 25 मिलीमीटर बाई 200 मिलीमीटर। संवर्धन ट्यूब स्क्रू कैप तथा रबर लाइनिंग से युक्त साइज 15 मिलीमीटर बाई 75 मिलीमीटर। 15 मिलीमीटर बाई 125 मिलीमीटर। 25 मिलीमीटर बाई 100 मिलीमीटर। 3 पैट्री डिश पीट्री डिश। पैट्री डिश या पैट्री प्लेट में जीव विज्ञान से संबंधित सामग्री रखी जाती है। सूक्ष्मजैविकी में संवर्धन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। पैट्री डिशें कांच की बनी होती हैं और उचित निर्जमीकरण के बाद इन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। परंतु डिस्पोजेबल त्याज्य पैट्री डिशों को एक बार इस्तेमाल किए जाने के बाद दोबारा काम में नहीं लाया जाना चाहिए क्योंकि उन्हें पर्याप्त निर्जमीकृत नहीं किया जा सकता। प्रत्येक डिश 2 सेंटीमीटर गहरी होती है। इसका व्यास 5 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक अलग अलग नाप का होता है।
ज्यादातर पेट्री प्लेट जोड़े में उपयोग में लाई जाती है। नीचे वाले प्लेट में मीडियम रखा जाता है तथा ऊपर वाली प्लेट से ढका जाता है। 4. खरल और मूसल, पेसल एंड मोर्टर। इसका उपयोग पदार्थों का पेस्ट बनाने के लिए किया जाता है। पात्र यानी जिसमें पदार्थ रखा जाता है उसे खरल, मोर्टर कहते हैं। उपयोग करने में मूसल, पेसल को उसके हत्थे से मजबूती से पकड़ना चाहिए और खरल में उसे गोल गोल घुमाते हुए पीसना चाहिए। 5. जार, जार्स। जार शीशे के बने एवं इनको खास तौर से इसलिए डिजाइन किया गया होता है कि इनमें विविध प्रकार के स्थिरकों में पादप और प्राणी सामग्री को परिरक्षित किया जाता है एवं उन्हें लंबे समय तक संग्रहालय में भंडारित किया जाता है। विरल नमूनों को भी कांच की शीटों पर माउंट करके इन जारों में रखा जाता है ताकि भविष्य में उनका संदर्भ प्राप्त हो सके। इन जारों को सामान्यतः नमूना जार, स्पेसिमेन भी कहा जाता है और ये बहुत से साइजों एवं आकृतियों में उपलब्ध हैं। सामान्यतः उपयोग में आने वाले जार 2 प्रकार के होते हैं। आयताकार जार, रेक्टेंगुलर जार्स। ये कांच की शीट अथवा ढक्कनों सहित उपलब्ध होते हैं जो जार के मुख पर ग्रीस लगाकर उन्हें सील बंद कर दिया जाता है। आयताकार जार कई साइजों में मिलते हैं। 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर बाय 17 cm x 9 सेंटीमीटर तक। गोल जार, राउंड जार्स। गोल जारों में या तो बेकेलाइट स्क्रू कैप होती है अथवा उनमें घुंडी लगे कांच के स्टॉपर होते हैं। ये भी अनेक साइजों में आते हैं। 15 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर से लेकर 38 सेंटीमीटर बाय 15.5 सेंटीमीटर तक। नमूना जार। नमूना जार ढक्कन सहित। नमूना जार घुंडी वाले ढक्कन के साथ। 6. ट्रफ्स। कांच की ट्रफ गोलाकार होती है जिनका व्यास 20 सेंटीमीटर से लेकर 30.5 सेंटीमीटर तक अलग अलग हो सकता है। ये मुख्यतः कांच के सामान को धोने साफ करने के लिए वॉश बेसिन की तरह काम में आती हैं। लगभग सभी कांच के सामानों को इसमें रखे रसायन में डूबा कर रखा जाता है। अपेक्षित समय तक डुबाने के बाद बहते हुए नल के पानी से कांच पात्रों को धोया जाता है। 7. माइक्रोस्लाइड्स। चित्र 2.6। ट्रफ माइक्रोस्लाइड सबसे अच्छे कांच की शीटों से बनाई जाती हैं। ये प्रकाशिकी की दृष्टि से चपटी होती हैं तथा माइक्रोस्कोपीय कार्य में इस्तेमाल की जाती हैं। बाजार में सामान्यतः 2 प्रकार की स्लाइडें मिलती हैं। उनमें से कुछ तो घिसे हुए किनारों वाली होती हैं और अन्य कटे किनारों वाली, बिना घिसी बिना पॉलिश की हुई। इनका मानक आकार 75 मिलीमीटर बाय 25 मिलीमीटर होता है, मगर इनकी मोटाई 1 मिलीमीटर या 1.4 मिलीमीटर होती है। ऊपर बताई गई साधारण स्लाइडों के अलावा प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म अवतलता वाली स्लाइडें भी होती हैं जिन्हें माइक्रो नतोदरता स्लाइड, माइक्रो कंकैविटी स्लाइड्स या गुहिका स्लाइड, कैविटी स्लाइड्स भी कहते हैं। चित्र 2. 7. प्रत्येक स्लाइड में एक सतह पर 1 या 2 या 3 गुहाएं होती हैं। जीव विज्ञानीय सामग्री को इन गुहाओं में रखा जाता है। कभी कभार कैविटी स्लाइडों में पराग कणों को भी अंकुरित किया जाता है। निर्माताओं से सामान्यतः 2 प्रकार की कैविटी स्लाइडें मिलती हैं। साइज 75 मिलीमीटर बाय 26 मिलीमीटर। मोटाई 3 मिलीमीटर। गुहा व्यास 16 मिलीमीटर बाय 1.75 मिलीमीटर। साइज 75 मिलीमीटर बाय 25 मिलीमीटर। मोटाई 1.5 मिलीमीटर। गुहा 1, 2 या 3। 8. कवर ग्लास अथवा कवर स्लिप। कवर ग्लासेस और कवर स्लिप्स। कवर ग्लास प्रकाशिकीय रूप में चपटे होते हैं और सामान्यतः लहरों से रहित होते हैं। ये उच्च कोटि की अत्यंत पतली कांच की चादर से बने होते हैं तथा आकार में वृत्ताकार, आयताकार अथवा वर्गाकार होते हैं। पौधों तथा प्राणियों के सूक्ष्मदर्शीय अध्ययन के लिए ये नितांत आवश्यक हैं। इन्हें स्लाइड के ऊपर उपयुक्त माध्यम में पदार्थ के माउंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कवर ग्लास विभिन्न साइजों में उपलब्ध हैं। गोल 18 मिलीमीटर बाय 22 मिलीमीटर। आयताकार 22 मिलीमीटर बाय 25 मिलीमीटर। 22 मिलीमीटर बाय 30 मिलीमीटर। 22 मिलीमीटर बाय 40 मिलीमीटर। 22 मिलीमीटर बाय 50 मिलीमीटर। 22 मिलीमीटर बाय 60 मिलीमीटर। आयताकार विशेष 24 मिलीमीटर बाय 30 मिलीमीटर। 25 मिलीमीटर बाय 60 मिलीमीटर। वर्गाकार 18 मिलीमीटर बाय 18 मिलीमीटर। 22 मिलीमीटर बाय 22 मिलीमीटर। 9. कैविटी ब्लॉक। कैविटी ब्लॉक मोटी दीवारों वाले कांच के ठोस आयताकार ब्लॉक होते हैं जिनके भीतर एक गुहा, खाली जगह बनी होती है। ये ब्लॉक मजबूत होता है और इसे हाथों से कसकर पकड़ा जा सकता है। ये सामान्यतः छोटे साइजों के ही होते हैं।
इस ब्लॉक का उपयोग पदार्थों के सुरक्षित अभिरंजन के लिए किया जाता है। 10. अभिरंजन स्टनिंग के लिए डिजाइन किए गए पात्र। मूलतः अभिरंजन के उद्देश्य से डिजाइन किए गए पात्रों को कॉपलिन जार्स कहते हैं और ये सीधे खड़े रहने वाले कांच के पात्र होते हैं जिनमें भीतर की ओर खड़े कूटक रिजेस बने होते हैं ताकि उनमें स्लाइडों को लंबाई में खड़ा करके रखा जा सके। एक ही समय में बहुत सारी स्लाइडों को बनाने के लिए एक अन्य पात्र का भी उपयोग किया जा सकता है जिसे अभिरंजक ट्रफ स्टेनिंग ट्रॉफ कहते हैं। यह एक आयताकार कांच का बॉक्स होता है जिसमें कूटक बने होते हैं जिनमें स्लाइडों को लंबाई में लिटाकर खड़ा रखा जाता है और जो तरल डाला जाता है वह मात्र स्लाइड की चौड़ाई तक ही ऊंचा भरा जाता है। फिर भी हो सकता है कि आपको किसी अविशिष्ट प्रकार के पात्रों का उपयोग करना पड़े जिनके भीतर एक समय में 1 या 2 स्लाइडें ही संभाली जा सकती हों। 11. अभिरंजक बोतल स्टेनिंग बॉटल्स। अभिरंजनों को अभिरंजक बोतल में रखा जाता है जिसमें बोतल पर ढक्कन लगा होता है या बोतल के ढक्कन में एक ड्रॉपिंग स्टॉपर बना होता है जिससे स्वयं अभिरंजक स्लाइड पर डाला जा सकता है। अलग से ड्रॉपर का इस्तेमाल ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि इससे कम मात्रा में अभिरंजक को पदार्थ पर डाला जा सकता है। अभिरंजक को ड्रॉपर की सहायता से हटाया भी जा सकता है। 12. प्रक्षालित बोतल वॉशिंग बॉटल्स। प्रक्षालित बोतल के बिना अभिरंजक रैक पूर्ण नहीं होता। प्रक्षालित बोतल की मदद से अभिरंजित पादप जीव सामग्री को साफ किया जाता है। इन बोतलों में कम क्षमता वाला अम्लीय क्षार भरा जाता है। कांच पात्रों की साफ सफाई। प्रयोगशालाओं में सामान्यतः कांच पात्र ही इस्तेमाल किए जाते हैं, हालांकि हम जानते हैं कि वे कितनी आसानी से टूट फूट जाते हैं। कांच ही एक ऐसा निराला पदार्थ है जो अपेक्षाकृत अक्रिय इनर्ट एवं पारदर्शी होता है। ये काफ़ी हद तक गर्मी सहन कर सकता है और इसे आसानी से साफ किया जा सकता है। बोरोसिलिकेट कांच को लगभग 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जा सकता है। इस्तेमाल करने से पूर्व कांच पात्र को बहुत अच्छी तरह साफ किया जाना चाहिए। कांचों को साफ करने के लिए अनेक रसायनों को घोलों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कांच को साफ करना। कांच को अम्लमार्जक द्वारा साफ किया जाता है जो निम्नलिखित तरीके से बनाया जाता है। 30 GM सोडियम अथवा पोटेशियम डाइक्रोमेट को 100 मिलीलीटर जल में घोल दिया जाता है। उसके बाद इसमें संतृप्त सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाते हुए कुल मात्रा 1 लीटर बना ली जाती है। इस मिश्रण को बनाते हुए जब उसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिला रहे हों तो मिश्रण साथ ही साथ ठंडा भी किया जाता है क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान बहुत सी ऊष्मा पैदा होती है। ध्यान रखिए, एसिड को जल में बहुत धीरे धीरे मिलाना चाहिए। इस मिश्रण को सदैव पायरेक्स कांच पात्र में बनाना चाहिए क्योंकि साधारण कांच पात्र उत्पन्न होने वाली ऊष्मा के कारण चटक सकता है। साफ किए जाने वाले कांच के पात्र को पहले तो एक ताज़ा बनाए हुए अम्लमार्जक एसिड क्लीनर में कुछ देर के लिए डुबा कर रखना चाहिए। बाद में इस मार्जक को कांच पात्र में से बाहर को बहा दिया जाता है। तदुपरांत कांच पात्र को सीधे नल के नीचे कम से कम 10-12 बार धोना चाहिए। उसके बाद उसे आस्वित जल में 2 बार खंगालना चाहिए। अंत में कांच के साफ पात्र को सूखने के लिए छोड़ देना चाहिए। चेतावनी, अम्लों से काम करना तथा कॉस्टिक घोलों को बनाने में अधिकतम सावधानी बरतनी चाहिए। यदि बदन पर कहीं अम्ल या कॉस्टिक आ गिरे तो तुरंत उसे पानी से अच्छी तरह धोइए और फिर किसी न्यूट्रलाइजर उदासीनकारी के 2% घोल से उसका उदासीनीकरण करना चाहिए। अम्ल से हुई क्षति पर 20% सोडियम कार्बोनेट घोल को प्रभावित भाग परत पर लगाया जाना चाहिए। इसके विपरीत यदि क्षति कॉस्टिक विलयनों से हुई हो तो उस जगह का उदासीनीकरण 20% एसिटिक अम्ल विलयनों से किया जाता है। व्यापारिक रूप में बनाया गया क्लींजर भी प्रयोगशालाओं में इस्तेमाल किया जा सकता है। 2.3 गर्मी ऊष्मा देने वाले उपकरण। जीव विज्ञान प्रयोगशाला में काम आने वाले उपकरण निम्न हैं। 1. स्पिरिट लैंप 2. बुनसन बर्नर 3. वाटर बाथ 4. ऑयल बाथ 5. सैंड बाथ 6. हॉट प्लेट 7. हीटिंग मैंटल 8. हीटिंग ब्लॉक 9. इमर्शन हीटर। जीव विज्ञान प्रयोगशाला में सर्वाधिक सामान्यतः पाया जाने वाला एक उपस्कर स्पिरिट लैंप होता है। स्लाइडों, विलेनों, स्टेनो आदि को स्पिरिट लैंप के ऊपर गर्म किया जाता है। ये लैंप उठाने बिठाने और उससे काम करने में बहुत सुविधाजनक है। ऊपर 2-9 तक के गिनाए गए यंत्रों के विषय में आप CLTL 103 की इकाई 1 एवं इकाई 5 वैज्ञानिक उपकरण का वर्णन रसायन शास्त्र पाठ्यक्रम में ऊष्मापन उपकरण में पढ़ेंगे। 2.4 तोलन उपस्कर।
वैज्ञानिक कार्य में तोलना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कुछ प्रयोगों में सामान्य काम के लिए स्थूल तोलन चाहिए, जबकि अन्य प्रयोगों के लिए सही मापने की आवश्यकता होती है। अतः तुलाएं अनेक प्रकार की होती है। आप सभी यांत्रिक विश्लेषणात्मक तुलाओं एवं इलेक्ट्रॉनिक तुला के विषय में CLTL 103 की इकाई 2 मापन एवं मापन युक्तियां के अनुभाग 2.6 में विस्तार से पढ़ेंगे। इस अनुभाग में आप सबके स्थापित करने, इनकी देखभाल और इनके उपयोगों के विषय में पढ़ेंगे। 2.5 निर्जमीकरण उपस्कर। निर्जमीकरण स्टेरिलाइजेशन का अर्थ है किसी सामग्री या वस्तु को जीवों से रहित करना। वैज्ञानिक कार्य के लिए माध्यमों, मीडिया, कांच पात्रों एवं अन्य सभी सहायक साज सामान को निर्जमीकृत करने में सर्वाधिक सावधानी बरतनी चाहिए। ऊष्मा द्वारा निर्जमीकृत करने में काम आने वाली विधियां इस प्रकार हैं। 1. ऊष्मा द्वारा निर्जमीकरण। क. तरल ऊष्मा निर्जमीकरण। ख. शुष्क ऊष्मा निर्जमीकरण। 2. निस्यंदन द्वारा निर्जमीकरण। 3. रासायनिक क्रिया द्वारा निर्जमीकरण। 4. पराबैंगनी किरणों विकिरण द्वारा निर्जमीकरण। 1. क. तरल ऊष्मा निर्जमीकरण वेट हीट स्टेरिलाइजेशन। तरल ऊष्मा निर्जमीकरण का सिद्धांत मुख्यतः इस बात पर आधारित है कि एक विशिष्ट तापमान पर उसे कितनी देर रखा जाए एवं इसमें बस गर्म किया जाना तथा ठंडा किया जाना होता है। उच्च तापमान पर साइटोप्लाज्म की क्रिया समाप्त हो जाती है और इस प्रकार जीव मर जाते हैं। ये यंत्रों को जैसे कि संरोपण सुइयां, अनोक्यूलेशन नीडल्स, स्कैल्पेल, संवर्धन ट्यूबों, कल्चर ट्यूब्स, स्लाइडेन, पैट्री डिशें, पिचकारियां आदि आसुत जल से युक्त एक पात्र में रख दी जाती हैं। इन सबको कम से कम 15 मिनट तक खौलाया जाता है और तब तक सभी वस्तुएं जीवों से मुक्त हो जाती हैं। कभी कभार बैक्टीरिया के स्पोर, बीजाणु जीवित बचे रह जाते हैं और खौलने का प्रतिरोध करते हैं। अतः आवश्यक है कि पानी को कई घंटे तक खौलाया जाए ताकि बैक्टीरिया के स्पोर भी समाप्त हो जाएं। खौलाए गए उपकरण को निर्जम चिमटियों से पकड़कर बाहर निकालना चाहिए। यदि वस्तुओं को तुरंत इस्तेमाल न करना हो तो उन्हें किसी निर्जमीकृत बर्तन में ही रखें। स्टीमर, भापक के भीतर भाप द्वारा निर्जमीकरण का सुझाव कॉच ने रखा था। ये 2 प्रकार से किया जाता है, एकल प्रभावन सिंगल एक्सपोजर तथा आवर्त प्रभावन इंटरमिटेंट एक्सपोजर द्वारा। एकल प्रभावन में अनिर्जम अनस्टेराइल पदार्थ को 100 डिग्री सेल्सियस पर 40-70 मिनट का प्रभावन दिया जाता है। अधिकांश जीवों को मार सकने के लिए इतना ही प्रभावन पर्याप्त होता है। केवल तापरागी बैक्टीरिया, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया इसका अपवाद होते हैं जो सामान्यतः 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही पनपना शुरू होते हैं। आवर्त प्रभावन के दौरान अनिर्जम पदार्थ को 3 क्रमिक दिनों तक भाप द्वारा निर्जमित किया जाता है। प्रत्येक दिन 20-30 मिनट की अवधि के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर तापमान बनाए रखा जाता है। इस युक्ति में निहित मूल सिद्धांत बहुत सीधा साधा है। भाप देने के पहले जीवों के कायिक भाग नष्ट हो जाते हैं मगर स्पोर नष्ट नहीं होते। दूसरे दिन से पूर्व ही बचे खुचे जीवित स्पोर अंकुरित होकर कायिक अंश बना लेते हैं और दूसरे दिन भाप देने से वे मर जाते हैं। अब कोई शेष बचे रह गए जीवित स्पोर भी हो तो वे अंकुरित हो सकते हैं जो तीसरे दिन के भाप से मर जाएंगे। ऊपर बताई गई 2 विधियां कांच पात्र के निर्जमीकरण के लिए उपयुक्त नहीं हैं, परंतु जिलेटिन जैसे पदार्थों के लिए सर्वाधिक कारगर हैं। उच्च दाब पर निर्जमीकरण की सबसे उपयुक्त विधि हाल ही में निकाली गई है। ये सुविदित है कि सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलता और भाप बनाता है। समुद्र तल पर पानी का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। दाब बढ़ाने पर पानी और ज्यादा ऊंचे तापमान पर खौलता है। इस प्रकार भाप का तापमान बढ़ाया जा सकता है। इसका यह अर्थ हुआ कि दाब बढ़ाने पर पानी के खौलने का तापमान ऊंचा हो जाता है। इसी सिद्धांत को अपनाकर पदार्थों को ऑटोक्लेव के भीतर निर्जमीकृत किया जाता है। बढ़ाए गए दाब पर निर्जमीकरण करने में उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण को ऑटोक्लेव कहते हैं, जो एक बड़े प्रेशर कुकर जैसा ही होता है। वास्तव में प्रेशर कुकर में भी निर्जमीकरण किया जा सकता है। याद रखना चाहिए कि किसी एक दाब पर प्राप्त होने वाला तापमान भाप के साथ मिश्रित वायु की मात्रा पर निर्भर होता है। किसी एक निर्दिष्ट दाब पर केवल शुद्ध भाप ही अधिकतम तापमान पैदा करेगी। प्रेशर कुकर कांच पात्रों, यंत्रों एवं माध्यमों के निर्जमीकरण करने के लिए 12 लीटर धारिता का प्रेशर कुकर इस्तेमाल करना चाहिए। प्रेशर कुकर का सिद्धांत है पदार्थों को 122.2 डिग्री सेल्सियस 1.055 किलोग्राम पर सेंटीमीटर पर पकाना अथवा निर्जमीकृत करना। दाब बढ़ाने से जल उच्चतर तापमान पर खौलता है।
ये जानकारी की दाब का उपयोग करके उच्चतर तापमान एवं तीव्रतर निर्जमीकरण प्राप्त किया जा सकता है। बहुत पहले से थी, मगर यह मालूम नहीं था कि सुरक्षित घरेलू इस्तेमाल के लिए आवश्यक दाब का नियंत्रण किस प्रकार किया जाए। प्रेशर कुकर के आविष्कार से यह अब प्राप्त कर लिया गया है। बाजार में अनेक प्रकार के प्रेशर कुकर मिलते हैं, जैसे हॉकिंस, प्रेस्टीज, कुकवेल आदि। इनमें से हर एक की धारिता 1.5-12 लीटर तक की अलग अलग होती है। ऑटोक्लेव, ऑटोक्लव। आजकल प्रयोगशाला के निर्जमीकरण का काम ऑटोक्लेव की सहायता से बड़ी सुविधापूर्वक कर लिया जाता है। ये अनेक प्रकार के मिलते हैं, जैसे कि 1. साधारण ऑटोक्लेव, सिंपल ऑटोक्लेव, 2. भाप जैकेटेड ऑटोक्लेव, स्टीम जैकेटेड ऑटोक्लेव तथा 3. स्वचालित ऑटोक्लेव, ऑटोमैटिक ऑटोक्लेव। 1. साधारण ऑटोक्लेव। साधारण ऑटोक्लेव की बॉडी गन मेटल की बनी होती है। ये देखने में सिलिंडराकार होता है और एक हिंज लगे द्वार द्वारा एक सिरे पर बंद होता है। ये द्वार भी गन मेटल का ही बना होता है। द्वार और सिलेंडर के बीच एक गैस्केट सील दी गई होती है। यह ऊंचा ताप सह सकता है। ऑटोक्लेव का गन मेटल सिलेंडर क्षैतिज स्थिति में हो सकता है, जिसकी धारिता अलग अलग हो सकती है। चित्र 2.15 बैरल के भीतर एक छिद्रित मेटल ट्रे होती है, जिसे उस पर निर्जमीकृत किए जाने वाली वस्तुओं को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। छिद्रित ट्रे के नीचे मौजूद जल को गैस, स्टोव अथवा बिजली के हीटर से खौला कर भाप बनाई जाती है। एक प्रेशर गेज भी होता है, जिससे वायुमंडलीय दाब के ऊपर पॉइंट 1B2 में दाब दर्शाया गया होता है। भाप के बाहर निकल सकने के लिए एक निर्गम भी होता है, जिसे एक टॉटी से चलाया जाता है। एक सेफ्टी वाल्व होता है, जिसे किसी भी आवश्यक एवं सुरक्षित दाब पर पहले से ही नियंत्रित कर दिया जाता है। सामान्यतः सुरक्षित दाब सामान्य ऑटोक्लेविंग के लिए आवश्यक दाब के 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर माना जाता है। 2. भाप जैकेटेड ऑटोक्लेव। ये साधारण ऑटोक्लेव का रूपांतरित स्वरूप है। चित्र 2.16। सरल ऑटोक्लेव में बहुत सी गर्मी बैरल की सतह से यूं ही बेकार चली जाती है। इसे रोकने के लिए बड़े ऑटोक्लेवों में एक भाप जैकेट बैरल के चारों ओर दे दिया गया होता है। इस जैकेट के भीतर भाप भर दी जाती है, जो उसी तापमान और उसी प्रेशर पर होती है जो बैरल के भीतर की भाप का होता है। इसे ऑटोक्लेव के बाहर पैदा की गई भाप से चलाया जाता है। इससे एक द्रवण ट्रैप, कंडेंसेशन ट्रैप की भी व्यवस्था की गई होती है, जो स्टीम लाइनों से फिट किया गया होता है। इसका काम द्रवित भाप को एकत्रित करना होता है। इस व्यवस्था के कारण भाप के अंदर जलाक्रांति, वाटर लॉगिंग नहीं होती तथा रुई के प्लग गीले होने से बचाए रखे जाते हैं और इस प्रकार बैक्टीरिया द्वारा संदूषण नहीं होता। शुष्क ऊष्मा निर्जमीकरण या तो वस्तुओं को ज्वाला के ऊपर रखकर किया जाता है या फिर उन्हें ओवन के भीतर रखकर। संरोपण सुइयां, चिमटियों की नोकें, स्कैल्पेल तथा अन्य वस्तुओं को परिशुद्ध अल्कोहल में डुबाकर उन्हें स्पिरिट लैंप अथवा बर्नर के ऊपर ज्वाला में रखा जाता है ताकि निर्जमीकृत हो जाएं। स्लाइडों को परिशुद्ध अल्कोहल में गीली की हुई रुई से पोंछकर उन्हें भी ज्वाला के ऊपर से ले जाया जाता है। नमूना ट्यूबों, फ्लास्कों तथा संवर्धन ट्यूबों की गर्दनों और मुंह को अच्छी तरह ज्वाला में तब तक रखा जाता है जब तक वे निर्जमीकृत न हो जाएं। नमूना ट्यूबों, फ्लास्कों तथा शीशियों को निर्जमीकरण के लिए ओवन में रखने के पहले उनमें रुई के डाट लगा देने चाहिए। गर्म वायु ओवन, हॉट एयर ओवन। शुष्क ऊष्मा का अधिक व्यापक अनुप्रयोग गर्म वायु ओवन, चित्र 2.17 में किया जाता है, जिसमें बिजली से गर्म की गई वायु को निर्जमीकृत की जाने वाली वस्तुओं के ऊपर से प्रवाहित किया जाता है। हीटर को थर्मोस्टेट से नियंत्रित किया जाता है ताकि ओवन को आवश्यक तापमान पर बनाए रखने के लिए सेट किया जा सके। 160 डिग्री सेल्सियस तापमान निर्जमीकरण के लिए अच्छा है। कितनी सामग्री रखी गई है इस पर निर्भर करते हुए ये तापमान 1 और 2 घंटों के बीच के समय तक बनाए रखा जाता है। पुनः आप बिजली के ओवन में खाना पकाने से तुलना कर सकते हैं। प्लास्टिक के पात्र ओवन में जल्द ही नष्ट हो जाते हैं। साथ ही खाने का स्वरूप बदल जाता है, जैसे कि वो सूख जाता है या अगर बहुत लंबे समय तक उसके भीतर ही छोड़ दिया गया हो तो नष्ट भी हो सकता है। इस तरह संवर्धन माध्यमों को शुष्क ऊष्मान से निर्जमीकृत नहीं किया जाता। फिर भी कांच पात्र का सामूहिक निर्जमीकरण करने के लिए यह एक बहुत ही अच्छी विधि है और प्रयोगशाला में अक्सर ऐसी ही बड़ी मात्रा में निर्जमीकरण करना होता है। ओवन के निर्जमीकरण चक्र में ये सब शामिल हैं। का ओवन तथा उसके भीतर रखी सामग्री को गर्म होने देने के लिए आवश्यक समय। वो समय जिस पर भीतर रखी सामग्री को उसके निर्जमीकरण तापमान पर बनाए रखना है, अर्थात धारण काल, होल्डिंग पीरियड है। सामग्री को ठंडा होने देने का समय, ताकि तीव्र तापमान परिवर्तनों से प्रभावित होने के कारण कांच चटक न जाए। अंत में
दो शब्द निर्जमीकरण के पूर्व वस्तुओं को पैक करने के संबंध में भी जानना आवश्यक है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि निर्जमीकरण के बाद उन्हें पुनः संदूषित होने के खतरे के बिना उठाना रखना और भंडारित किया जा सकता है। कांच पात्र को अच्छी तरह कैप कर देना चाहिए। अगर कैप न हो तो इसके लिए एल्यूमिनियम फॉयल अच्छा काम करता है। इसी प्रकार अनेक वस्तुओं को फॉयल में लपेटा जा सकता है जिसमें से ऊष्मा तो आगे संचारित हो जाती है मगर वो स्वयं नष्ट नहीं होता। 2. निस्यंदन द्वारा निर्जमीकरण, स्टेरिलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन। निस्यंदन द्वारा निर्जमीकरण का उपयोग बैक्टीरिया से संदूषित तरलों के लिए किया जाता है। इस प्रकार के तरल को बैक्टीरिया रोधक फिल्टर में से छाना जाता है। ये फिल्टर बैक्टीरिया को अपने भीतर से गुजरने नहीं देते और निस्यंद फिल्ट्रेट निर्जम हो जाता है। यह निस्यंद एक ऐसे पात्र में भंडारित किया जाना चाहिए जो पहले से ही निर्जम कर लिया गया हो। अनेक प्रकार के बैक्टीरिया रोधी फिल्टर विक्रेताओं के पास से उपलब्ध हैं। इस फिल्टरों को किसी निकर्षण एक्सट्रैक्ट में मौजूद किसी ऐसे विशिष्ट बैक्टीरिया अथवा वायरस के पृथक्करण के लिए भी उपयोग में लाया जाता है जिसका प्रयोगशाला में संवर्धन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 3. रासायनिक क्रिया द्वारा निर्जमीकरण, स्टेरिलाइजेशन बाय केमिकल एक्शन। संवर्धन तकनीक में काम आने वाले यंत्रों, कांच उपकरणों अथवा अन्य किसी भी वस्तु के निर्जमीकरण की यह शीघ्रता से काम आने वाली विधि है। अनेक प्रकार के रसायन तथा प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक हैं जो अच्छे निर्जमीकारक का काम देते हैं। इनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है। 95% एल्कोहल को स्कैल्पेल तथा संरोपण सुइयों को डुबोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बाद में इस एल्कोहल को जलाने के बाद काम में लाया जाता है। 95% मर्क्यूरिक क्लोराइड को हर्बेरियम नमूनों को सूक्ष्मजैविकीय आक्रमण से विसंक्रमित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के 0.5-1.0% जलीय विलयन को ब्रायोफाइटों की स्पोरों किया जाता है तथा बीजों को निर्जमीकृत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह वे अंकुरित होकर शुद्ध संवर्धन बनाते हैं। लाइसॉल अथवा क्रिसॉल का 3% विलयन पैट्री डिशों, यंत्रों तथा अन्य उपकरण के निर्जमीकरण के लिए एक तीव्र प्रतिरोधी सिद्ध हुआ है। इन्हें इस घोल में डुबाकर निर्जम कर दिया जाता है। संरोपण मेज पर काम करने से पूर्व उसकी पूरी सतह को निर्जम करने के लिए उस पर लाइसॉल अथवा क्रिसॉल में भिगोई गई रुई से अच्छी तरह पोंछा जाता है। 4. पराबैंगनी किरणों से निर्जमीकरण, स्टेरिलाइजेशन बाय अल्ट्रावायलेट रेज। पराबैंगनी किरणों से निर्जमीकरण प्रायः पराबैंगनी लैंप द्वारा किया जाता है। इसकी किरणें एक सीधी रेखा में चलती हैं और सजीव जीवधारियों के लिए घातक होती हैं। संवर्धन कमरों एवं मेजों को निर्जमीकृत करने में भी इनका उपयोग किया जाता है। निर्जमीकृत की जाने वाली सामग्री को विशेष ग्लास ट्यूबों में रखा जाता है जो स्वयं पराबैंगनी किरणों को नहीं सोखती और उन्हें 1 घंटे के लिए प्रभावित किया जाता है। इस कार्य में साधारण कांच का उपयोग नहीं किया जाता क्योंकि वो पराबैंगनी किरणों को सोख लेता है और साधारण कांच पात्रों में रखा पदार्थ अनिर्जम बना रहता है। 2.6 सूक्ष्मजैविकीय सुरक्षा कैबिनेट, माइक्रोबायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट। लैमिनर फ्लो, पतलीय प्रवाह अथवा संरोपण कक्ष, अनोक्यूलेशन चेंबर, संरोपण के उद्देश्य के लिए काम में लाया जाता है। बड़ी प्रयोगशालाओं में संरोपण के लिए एक सूक्ष्मजैविकीय सुरक्षा कैबिनेट काम में लाई जाती है। कैबिनेट के प्रकार पर निर्भर करते हुए वायु को या तो फिल्टर करके कार्य सतह पर प्रवाहित किया जाता है ताकि संवर्धनों का संदूषण न हो सके, या फिर वायु को एक फिल्टर में से होते हुए नीचे से ऊपर को लाया जाता है ताकि काम करने के दौरान निकले जीवधारी दूर कर दिए जाए। सूक्ष्मजीवों से कैबिनेट के भीतर ही कार्य किया जाता है, जिसमें कैबिनेट के सामने की ओर जहां कार्यचालक के हाथ होते हैं वहां खाली छोड़ी गई जगह में से वायु को भीतर खींचा जाता है। ये हवा एक पूर्व फिल्टर तथा एक मुख्य फिल्टर में से ऊपर को खींची जाती है। ये फिल्टर वायु धारित सूक्ष्मजीवों को अपने में फांस लेते हैं। निकर्ष पंखा फिल्टरों के ऊपर स्थित होता है और निष्कासित वायु को वायुमंडल में छोड़ देता है। इस प्रकार की कैबिनेट को, जिसमें व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था तो होती है मगर संवर्धनों का संदूषण नहीं रुकता, क्लास का नाम दिया जाता है। इसके विपरीत चित्र 2.19 में क्लास की कैबिनेट दिखाई गई है, जिसमें मूल ध्यान इस बात पर दिया गया है कि कार्य की जा रही सामग्री का संदूषण न्यूनतम हो जबकि कार्यचालक को भी कुछ सुरक्षा अवश्य मिल ही रही हो। क्लास कैबिनेट के भीतर वायु को कार्य सतह पर ऊपर से नीचे लाया जा रहा होता है और फिर उसे ऊपर को ले जाकर निकासों द्वारा कमरे से बाहर ले जाया जाता है। पूर्व फिल्टर और मुख्य फिल्टर कार्य सतह के नीचे रखे जाते हैं ताकि संदूषित वायु को बाहर वायुमंडल में निकर्षित किए जाने के पूर्व उसे निर्जमीकृत किया जा सके।
2.7 अन्य उपस्कर। जीव विज्ञान प्रयोगशाला में पाए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण उपस्करों का वर्णन इस उपभाग में किया गया है। 2.7.1 सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूजेस प्रयोगशाला में सेंट्रीफ्यूजों को निलंबनों के सांद्रण अथवा पृथक्करण, विभिन्नी पृथक्करण, डिफरेंशियल सेपरेशन सहित तथा इमल्शनों, पायसों को तोड़ने के लिए व्यापक रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। आदितम प्रकार के सेंट्रीफ्यूज लगभग घरेलू क्रीम सेपरेटरों के जैसे होते थे जो हाथ से चलाए जाते थे एवं जिनका कार्य सीमित होता था। आप सेंट्रीफ्यूज के बारे में CLT 103 पाठ्यक्रम की इकाई 1 में विस्तार से पढ़ेंगे। 2.7.2 कलरीमीटर। कलरीमीटर ये यंत्र रंगदार विलन के रंग का घनत्व मापता है। उदाहरण के लिए इसे किसी यौगिक विलन के सांद्रण के आकलन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि स्टार्च में आयोडीन मिलाने पर नीले रंग की तीव्रता मापने के लिए अथवा रक्त के नमूनों में हीमोग्लोबिन की मात्रा पता लगाने के लिए। एक साधारण कलरीमीटर चित्र 2.20 में दिखाया गया है। रंगदार विलन को इस यंत्र में रखने पर प्रकाश विलन में से गुजरता है और वो एक प्रकाश संवेदी अवयव पर पहुंचता है। उसमें से गुजरने वाले प्रकाश की मात्रा 1 मीटर मापक्रम पर अंकित हो जाती है। यदि रंग गहरा हुआ तो अपेक्षाकृत कम प्रकाश गुजरता हुआ प्रकाश संवेदी अवयव पर पहुंचता है। इसके विपरीत यदि रंग हल्का रहा तो बीच में से अधिक प्रकाश गुजरता है। तदनुसार मीटर मापक्रम पर पठनांक अलग अलग आते हैं। 2.7.3 आसवन उपकरण। डिस्टिलेशन अपैरेटस प्रयोगशाला में आसुत जल, डिस्टिल्ड वाटर, एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। आसुत जल वो जल होता है जिसमें से तमाम अशुद्धियां निकाल दी गई होती है। आसवन का सविस्तार वर्णन रसायन पाठ्यक्रम CLT 103 की इकाई 5 में दिया गया है। 2.7.4 सूक्ष्मदर्शिकी के लिए उपकरण। कोशिका के भीतर की विविध संरचनाओं और उसके भीतर होने वाले कार्यकलापों के अध्ययन में अनेक प्रकार के माइक्रोस्कोप काम में लाए जाते हैं। ये इस प्रकार हैं। I साधारण माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। E संयुक्त माइक्रोस्कोप, कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप। E फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। IV इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। V स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। संयुक्त माइक्रोस्कोप का विस्तृत विवरण इसी पाठ्यक्रम की इकाई 3 में दिया गया है। 2.8 इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर इंक्यूबेटर एक ऐसी युक्ति है जिसके भीतर एक वांछित तापमान स्थिर बनाए रखा जाता है। एक बक्सा अथवा पात्र जिसकी दीवारें तापरोधी होती है और कब्जे से युक्त एक दरवाजा होता है जिसे कसकर बंद किया जा सकता है। छत के केंद्र में एक सुराख होता है जिसमें एक थर्मामीटर लगाया जाता है ताकि कक्ष के भीतर का तापमान पढ़ा जा सके। इसके आधार में एक ऊष्मापन इकाई होती है जिसे बिजली से गर्म किया जाता है। आधार के सामने की ओर पार्श्व में एक घुंडी होती है जो यंत्र का स्विच ऑन ऑफ कर सकती है। उपस्कर की पिछली भाग में एक थर्मोस्टेट तापस्थायी होता है जिसके द्वारा चाहा गया तापमान नियमित किया जाता है। सामने की ओर बीच में अथवा घुंडी के बगल में एक बल्ब लगाया गया होता है जो बताता है कि यंत्र चालू है या बंद। भीतर के कक्ष में एक या अधिक खाने बने होते हैं। उपयोग इंक्यूबेटर को निम्नलिखित कामों में उपयोग में लाया जाता है। I पैराफिन मोम में अंतःवेष्टन करने के लिए सेक्शन काटा जाने वाला पदार्थ रखा जाता है 50 डिग्री सेल्सियस -55 डिग्री सेल्सियस पर। E कर्तनों को एक निर्दिष्ट तापमान पर रखने के लिए। E अंडों को सेने इंक्यूबेशन के लिए। 2.9 सारांश। इस इकाई में आपने इन सब विषयों के बारे में पढ़ा। नानाविध कांच पात्र और उनके उपयोग, जीव विज्ञान प्रयोगशाला में काम आने वाले विविध प्रकार के उपकरण, गर्म करने के लिए विविध प्रकार के उपकरण एवं निर्जमीकरण के उपस्कर, साधारण ऑटोक्लेव, प्रेशर कुकर, वाष्प जैकेटेड ऑटोक्लेव, उनका कार्य करना तथा उन्हें इस्तेमाल करते समय ली जाने वाली सावधानियां, सूक्ष्मजैविकीय सुरक्षा कैबिनेट, सूक्ष्मजैविकीय संरोपण तथा कार्यचालक एवं पर्यावरण को रोगजनी सूक्ष्मजीवों के प्रभावन से सुरक्षा के लिए इस्तेमाल की जाती है। जीव विज्ञान प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार के माइक्रोस्कोप की सूची। इंक्यूबेटर ऊष्मायत्र एक कक्ष होता है जिसमें एक थर्मोस्टेट लगा होता है। यह उपकरण अंडों के सेने ऊष्मायन के लिए अथवा सेक्शन काटे जाने वाले पदार्थ को मोम का अंतःवेष्टन करने के लिए किया जाता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।